नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर किसानों से ही जुड़ी हुई है, जिनको प्रदेश सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। इस तोहफे का दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना नाम है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। आपके सामने 5 अलग अलग तस्वीरें हैं। इनमें बीच में प्रदेश की राजधानी देहरादून है, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद इस योजना की शुरुआत की और किसानों को 3 लाख रुपए के ब्याज मुक्त कर्ज का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही चमोली, जोशीमठ, रुड़की और किच्छा में भी इसी तरह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के तकरीबन 25,000 किसानों को राज्य सरकार की तरफ से कर्ज बांटा गया। इन 5 शहरों के अलावा राज्य में 100 जगहों पर एक साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को बिना ब्याज का लोन दिया गया है और सभी 100 जगहों से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्चुअली जुड़े भी रहे। तो लाखों किसानों को इससे फायदा पहुंचाया गया और राज्य में 100 जगहों पर कार्यक्रम किया गया है। तो वही राज्य में 100 जगहों पर किसानों को बिना ब्याज का कर्ज बांटा गया। उत्तराखंड सरकार के इस कार्यक्रम की शुरुआत राजधानी देहरादून से हुई, जहां सीएम रावत ने योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रदेश के 25,000 किसानों को सरकार की तरफ से 3 लाख रुपए तक का लोन दिया गया। किसानों को ये लोन पूरी तरह से ब्याज मुक्त मिलेगा। वहीं किसानों को दिए गए इस लोन से किसान कृषि भी कर सकते हैं, कृषि से जुड़े सामान खरीद सकते हैं। साथ ही पशुपालन के लिए भी किसान इन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ये कार्यक्रम राज्य की 100 जगहों पर चलाएगा। इस दौरान वही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्चुअली हर जगह के कार्यक्रम में जुड़े। इस बीच देहरादून से सीएम रावत ने जनसभा को संबोधित किया। साथ ही किसानों को दिए जा रहे सरकारी फायदों के बारे में भी बताया है और नए कृषि कानून के तमाम फायदे गिनाए। वहीं दीनदयाल किसान कल्याण योजना के तहत चमोली में भी किसानों को बिना ब्याज का कर्ज दिया गया है। इस बीच जिले के सभी विकासखंड मुख्यालयों में कार्यक्रम किया गया और चमोली जिले के दशोली ब्लॉक में आज सरकारी बैंक के जिलाध्यक्ष गजेंद्र रावत की अध्यक्षता में ब्लॉक सभागार दशोली में 80 लाभार्थियों को 90 लाख रुपए के चेक दिए गए। चेक मिलने के बाद किसान काफी खुश नजर आए। साथ ही किसानों ने यह भी कहा कि बिना ब्याज के मिले इस लोन से आने वाले वक्त में उनको काफी फायदा मिलेगा। इसी बीच कार्यक्रम में जिला सहकारी बैंक के जिलाध्यक्ष गजेंद्र भी पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि आज चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में 10 करोड़ का कर्ज लाभार्थी को दिया गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में आज पूरे उत्तराखंड प्रदेश में किसानों को 3 लाख तक के ऋणों को बिना ब्याज के देने का कार्यक्रम, ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जिसमें सभी विकास खंडों में, चमोली रुद्रप्रयाग के सभी विकास खंडों में हमारे विधायकगण, दायित्वधारीगण उपलब्ध रहे, मौजूद रहे। उसी परिप्रेक्ष्य में मुझे स्थानीय दशोली विकास खंड की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी और हमारे द्वारा यहाँ पर 90 लाख के ऋण किसानों को 0% ब्याज की दर पर वितरित किए गए। ये चेक हमें 3 लाख का चेक लिया है मैंने ऋण के उसमें, तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि 0 बैलेंस का है। तो इसे हम अपने काम पे जो हमारा जिस मकसद से मैंने लिया है तो मैं उसमें पूरा वो करूँगी और 3 साल बाद मुझे ये वापस वो करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर इसमें वसूली का भी है, तो इसलिए हमें अपनी पूरा वो पदोन्नति से हम ये काम अपना पूरा करेंगे। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। छोटे जो लोग किसान होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तो सरकार के द्वारा ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है बिना ब्याज के 3 लाख रुपए का। ये उनकी आजीविका को और उसके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत कारगर साबित होगा, हमारा मानना ये है। किसानों को बिना ब्याज के कर्ज देने की योजना का फायदा जोशीमठ के किसानों को भी मिला है। जोशीमठ में दीनदयाल किसान कल्याण योजना के तहत 52 लाख रुपए के चेक बांटे गए। इस बीच किसानों को 3 लाख तक का कर्ज बिना ब्याज के दिया गया। जिला सहकारी बैंक चमोली ने अपनी ब्रांच के जरिए दोनों जिलों में चेक का वितरण किया। इसके तहत विकासखंड जोशीमठ सभागार में भी आयोजित एक कार्यक्रम में 52 किसानों को तकरीबन 52 लाख रुपए का कर्ज दिया गया। कार्यक्रम में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अब्बल सिंह बिष्ट और रामकृष्ण सिंह रावत समेत कई बीजेपी नेता शामिल हुए। साथ ही पूर्व पालिका अध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने भी कार्यक्रम में शिरकत की।
तो वहीं रुड़की में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को चेक बांटे गए। इस बीच कार्यक्रम में सांसद नरेश बंसल और इलाके के विधायक संजय गुप्ता शामिल हुए। जहां दीपक जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, यहां कर्ज वितरण कार्यक्रम के तहत 336 किसानों को 2 करोड़ 10 लाख के चेक और मध्यकालीन योजना के तहत 70 किसानों को 65 लाख के कर्ज के चेक दिए गए। वहीं सांसद नरेश बंसल ने कहा कि मोदी सरकार ने जो 3 कृषि कानून पारित किए हैं उनसे किसान संपन्न बनेगा, तो साथ ही नए कृषि कानून को लेकर विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया है। महत्वाकांक्षी योजना है। हमने पहले वर्षों में 1 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के किसान भाइयों को दिया, फिर उसको 2 लाख किया। इस बार हम इसको 3 लाख रुपए तक का ऋण अपने किसान भाइयों को बिना ब्याज के उनकी आर्थिकी बढ़े, इसके लिए उसको मदद के रूप में देना चाहते हैं, दे रहे हैं। और जो स्वयं सहायता समूह हैं, चाहे वो महिलाओं के हैं या पुरुषों के हैं, उनको भी आय बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण सरकार बिना ब्याज के उनको उपलब्ध करा रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस अभिनव योजना का देहरादून में 5-6 विधानसभाओं के सभी किसान बंधुओं को साथ में लेकर के इस अभिनव योजना को लॉन्च कर रहे हैं। उनको जो पात्र हैं उनको चेक वितरित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं 95 ब्लॉक के किसान भाइयों को संबोधित करेंगे इसके बारे में। उत्तराखंड के किच्छा में भी दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत चेक बांटे गए। इस बीच मुख्यमंत्री और सहकारिता मंत्री के निर्देश पर विधानसभा किच्छा तहसील परिसर में 248 किसानों को 1 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा का ब्याज रहित अल्पकालीन एवं मध्यकालीन कर्ज दिया गया। वहीं चेक वितरण कार्यक्रम में विधायक राजेश शुक्ला ने लाभार्थियों को चेक बांटे हैं। इस बीच उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया, साथ ही कार्यक्रम से जुड़ी तमाम जानकारियां भी दी हैं। हमने 248 किसानों को 1 करोड़ 10 लाख 67 हज़ार कुछ रुपए का लोन के रूप में हमने चेक्स दिए हैं। उसमें बहुत से चेक 3 लाख के हैं, कुछ 1 लाख के हैं, कुछ और कम के हैं, और इसमें किसी में भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। असली बात इसकी है, एक संबल दिया जा रहा है किसान को कि किसान बिना ब्याज के सरकार की मदद से पैसे लेकर अपना जो छोटा मोटा काम है, कोई कारोबार है, कोई खेती से जुड़ा कुछ काम है, और जो किसान नहीं भी है वह भी सोसाइटियों का मेंबर है, हमारी सहकारिता से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम उसके व्यापार कारोबार को बढ़ाने के लिए पैसे दे रहे हैं। और ये पूरे प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। मैं इसके लिए विशेष रूप से अपने सहकारिता मंत्री जी और अपने मुख्यमंत्री जी दोनों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। ये अनूठी योजना है, हिंदुस्तान में शायद ये पहला राज्य है जो ये काम कर रहा है। इसके लिए वो कोटि कोटि बधाई के पात्र हैं। वहीं उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। हल्द्वानी में इंदिरा हृदयेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम हो रही है। इसी बीच उन्होंने इंदिरा हृदयेश ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो प्रोटोकॉल समझना तो दूर, बिना क्षेत्रीय विधायक के संज्ञान में लाए शिलान्यास और लोकार्पण कर देते हैं। इस मामले में उन्होंने सदन में उठाने की बात भी कही है। साथ ही इंदिरा हृदयेश ने बजट को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों सहित बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को उठाया जाएगा, और साथ ही यह भी आरोप लगाया कि हरिद्वार में होने वाले कुंभ को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। इस बीच उन्होंने 2022 में होने वाले चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि अगर 2022 में कांग्रेस की जीत होती है तो राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य वितरण व्यवस्थाओं को और भी बेहतर बना दिया जाएगा। कोरोना के कारण वैसे ही आर्थिक मंदी आ गई और लोगों के रोजगार चले गए। उन्हें शाम को खाने तक के उनके पैसे नहीं, दुकानों में बिक्री बंद हो गई, क्योंकि किसानों के आंदोलन के कारण और किसानों के असंतोष के कारण क्रय शक्ति खत्म हो गई। जब किसान संपन्न होता है तब बाजार में पैसा दिखाई देता है। तो न पैसा है, न नौकरी है, न व्यवस्था है, और सरकार इन्हें सबको करने में विफल हो गई। उत्तराखंड सरकार के बारे में तो हम कह सकते हैं कि जब से राज्य बना इतनी असफल सरकार पहली बार आई। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जनसंवाद कार्यक्रम के तहत काशीपुर पहुंचे। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद लोगों ने डीजीपी के सामने तमाम मुद्दों को रखा है।
इस दौरान जनसंवाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने शहर के अंदर वाहनों की चेकिंग को खत्म करने की अपील की। साथ ही आरोप लगाया कि पुलिस जबरदस्ती चालान काटने के नाम पर जुर्माना वसूल करके लोगों को परेशान करती है। वहीं लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने हिदायत दी कि कुछ दिनों के लिए हेलमेट का चालान काटना बंद कर दिया जाए। वहीं जनता की परेशानी सुनते हुए डीजीपी ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस का मुख्य काम यातायात व्यवस्थित करना, जाम से मुक्ति दिलाना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है, न कि जुर्माना वसूल कर सरकार का राजस्व बढ़ाना। साथ ही डीजीपी ने बड़े बड़े ओवरलोडेड वाहनों, ड्रिंक एंड ड्राइव और स्टंट करने वालों के चालान पर जोर दिया है। यह भी कहा डीजीपी ने कि शहर में यातायात व्यवस्था पर अतिक्रमण का काफी बुरा असर पड़ता है। ऐसे में उन्होंने निर्देश दिए कि व्यापारियों के अतिक्रमण को हटाया जाए। साथ ही पुलिस वालों को अच्छा काम करने पर सम्मानित करने का प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए। इसी बीच डीजीपी अशोक कुमार ने साइबर क्राइम से लोगों को सावधान रहने की अपील भी की है और ये कहा है कि राज्य में एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो वहीं इस कारोबार के पीछे की कड़ियों को जड़ से खत्म करने के लिए एसटीएफ को निर्देश दिया जाएगा। टारगेट चालान वसूलना नहीं है, पुलिस का टारगेट ट्रैफिक को स्मूथ बनाना है, ट्रैफिक जाम न लगे और सड़कें हमारी सुरक्षित हों, दुर्घटनाएं कम हों। उसी दृष्टि से उनको कहा है कि ड्रंक एंड ड्राइविंग पे फोकस करें, ओवर स्पीडिंग पे फोकस करें, जो मोबाइल लेकर गाड़ियाँ चलाते हैं उस पर फोकस करें, ओवरलोडिंग पे फोकस करें, जो चीज़ों से दुर्घटनाएं बढ़ती हैं उस पर फोकस करें और गलत पार्किंग करने वालों के पे फोकस करें तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। रुड़की पुलिस ने 2 फरवरी को सुनहरा नाम के इलाके में हुई चोरी की वारदात का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से 30,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 2 फरवरी को एक घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और घर में रखे जेवरात और 50,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गया। इसी के बाद पुलिस ने एक टीम तैयार करके मामले की जांच शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए मोनू नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने 30,000 रुपए बरामद किए हैं और साथ ही तकरीबन 4 लाख रुपए के कीमती जेवरात भी पकड़े गए हैं। पुलिस इस मामले में अब आगे की कार्रवाई करने की तैयारी में है। नहर में सुनहरा जो एरिया है वहाँ पर रिटायर्ड एक पोस्टल सर्विस के अधिकारी हैं सुमेर सिंह जी। उनके घर में दिनांक 1 या 2 तारीख की रात को घटना हुई थी, जिसमें करीब 50,000 रुपये उनका नकद गया था और करीब 4 लाख के आसपास का जो ज्वेलरी थी वो गई थी। इसको प्रायोरिटी पर रखते हुए क्षेत्राधिकारी रुड़की और इंस्पेक्टर गंगनहर के द्वारा इसमें लगातार जब कार्रवाई की गई, एक व्यक्ति इसमें लगातार प्रकाश में आ रहा था कि जिसके द्वारा इस तरीके की घटनाएं की जा सकती है। तो अनुराग नाम का ये लड़का था। इसके जब पूछताछ की गई तो इसके द्वारा जब सख्ती से पूछताछ हुई तो घटना को इसने स्वीकार किया और लगभग जितना भी सामान गया था उसकी रिकवरी इसके द्वारा कराई गई है। उत्तराखंड में किसानों को बिना ब्याज का कर्ज बांटने की बड़ी योजना चलाई जा रही है। कार्यक्रम उत्तराखंड की 100 अलग अलग जगहों पर एक साथ चलाया जा रहा है। वहीं हरिद्वार में चल रहे कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने शिरकत की। इस दौरान दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत योजना का लाभ लेने वाले लोगों को ये सौंपे गए। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्चुअली जुड़े। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कुल 25,000 लोगों को कृषि से जुड़े सामान खरीदने और पशुपालन के लिए बिना कर्ज का लोन दिया जाएगा। वहीं हरिद्वार में 3,719 लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा। वहीं उत्तराखंड सरकार ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों के कमिश्नरों को हर महीने जिलों का दौरा कर विकास कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद अब तक 4 जिलों का दौरा कर चुके हैं और इस दौरान सीएम जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा के साथ ही कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक ले रहे हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक जिलों के भ्रमण के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि दोनों मंडलों के कमिश्नर कभी कभार ही यहां विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए आते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को दोनों मंडलों के कमिश्नरों को महीने में एक बार जिलों का नियमित रूप से दौरा शुरू करने के निर्देश देने को कहा है। इसके बाद अपर मुख्य सचिव ने आदेश में कहा कि दोनों कमिश्नर अपने अधीनस्थ जिलों में विकास योजनाओं और दूसरे कामों की समीक्षा करेंगे। रिपोर्ट मुख्य सचिव को भेजेंगे। बता दें कि विकास कार्यों की समीक्षा के लिए प्रभारी मंत्री भी पर्वतीय जिलों का दौरा करते हैं। ऋषिकेश along with his 5 family members. देवप्रयाग ऋषिकेश हाईवे पर बोल्डर गिरने के बाद यातायात सेवा बुरी तरह से बाधित हो गई। आपको बता दें कि देवप्रयाग ऋषिकेश नेशनल हाईवे के बीच तोता घाटी में बारिश के चलते बोल्डर गिर गया।
इस दौरान ट्रैफिक बुरी तरह बाधित हो गया, जिसके चलते सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई है। वहीं पिछले 2 दिन से खराब मौसम के बीच पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश हो रही है, जिसके चलते सड़क का यातायात बाधित हो रहा है। आपको बता दें कि ऑल वेदर रोड काम भी चल रहा है, जिसके चलते तोता घाटी में लगातार समस्या बनी हुई है और बड़े लंबे समय के बाद ये रोड खोला गया था, लेकिन बार बार इस पर जाम लगना अब आम सी बात हो गई है। बहरहाल रास्ता खोलने के लिए जेसीबी मशीनें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा है और इसी बीच देवप्रयाग के थाना प्रभारी महिपाल सिंह ने रोड 2 घंटे के अंदर खुल जाने की उम्मीद जताई है। ये तोता घाटी में बारिश के कारण सुबह अभी बड़े बोल्डर आ गए थे रोड पे, तो इनमें अभी ये जेसीबी मशीन और ये जो ड्रिल मशीन है इसे पत्थरों को तोड़ रही है, तो लगभग आधा पौन घंटे में ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ट्रैफिक चालू कर दिया जाएगा। सितारगंज के पूर्व विधायक नारायण पाल और नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं। सड़क चौड़ीकरण करने में और भारी वाहनों के लिए बाईपास की मांग को लेकर इन लोगों के धरने का आज दूसरा दिन है। वहीं धरना दे रहे लोगों की मांग है कि सड़क हादसे में मरने और घायल होने वालों के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। दरअसल बीती 22 जनवरी को इन्हीं मांगों को लेकर रोड जाम किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए थे। इसी से गुस्साए पूर्व विधायक नारायण पाल और पालिका अध्यक्ष अपने साथियों के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए। इन लोगों की मांग है कि सड़क को चौड़ा किया जाए और खनन से ओवरलोड भारी वाहन, फैक्ट्रियों से निकलने वाले भारी वाहनों के लिए बाईपास तैयार हो और साथ ही सड़क हादसे में जो भी मरते हैं और घायल होते हैं उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसी के पहले 22 जनवरी को जब मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ था तो पूर्व विधायक नारायण पाल समेत 40 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद सड़क जाम को खोलते हुए पूर्व विधायक नारायण पाल ने प्रशासन को 5 फरवरी तक मांगों को पूरा करने के लिए अल्टीमेटम दिया था, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई और इसी के चलते पूर्व विधायक नारायण पाल और नगर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे समेत कई लोग आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि किसी धरने को समर्थन नहीं है, धरना ही हमारा। पिछली बार भी आपने ये बात मेरे से पूछी थी, मैंने तब भी कहा था यह हमारा क्षेत्र है, हमारे लोगों का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में लगातार एक मांग यहाँ के लोग कर रहे हैं। आपको पता होगा कि पिछले वर्ष भी जो है कि यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन लंबे समय तक चलाया गया था, लेकिन सत्ता के प्रतिनिधियों ने उनको बेवकूफ़ बनाकर अपने साथ देहरादून घुमाया और देहरादून घुमा के कुछ लोगों से मिला जुला कर ला के यहाँ पर बैठा दिया और ये वादा करा था 1 महीने में रोड जो है कि आपकी तैयार हो जाएगी, वैकल्पिक रोड भी तैयार हो जाएगी। लेकिन उस बात को भी लगभग जो है 1.5 साल बीत गया है, सिवाय आश्वासन के, सिवाय बेवकूफ़ बनाने के जो है कि कुछ अब किया नहीं जा रहा है। तो 21 तारीख और 5 फरवरी में क्या अंतर आ गया? कुछ भी अंतर नहीं आया, लेकिन 4-5 लोग और मर गए हैं। वैकल्पिक सड़क की बात, घायलों को, मृतकों को मुआवजा और इस सड़क का नया निर्माण, यह हमारी प्राथमिकता है। 2 लोग मर चुके हैं, सैकड़ों लोग मर चुके हैं और बुरा हाल है। आज तो हम यहाँ बैठे हैं आमरण अनशन पे है और हम देख रहे हैं कि चक्का यहाँ पे जाम लग जा रहा है। तो आज किस पे मुकदमा करेंगे ये लोग? शासन प्रशासन की जवाबदेही है, ऐसा सही क्यों नहीं करते हैं लोग? और अभी मैं देख रहा हूँ कि सैकड़ों स्कूली बच्चे यहाँ घूम रहे हैं। अभी मैंने देखा है कि स्कूटी बच्चों की यहाँ स्लिप हो गई। तो ये जो घटनाक्रम चल रहा है, जो पूरा वो चल रहा है, तो उसमें शासन प्रशासन का कोई रुझान ही नहीं है। देखिए, कोई बड़ी लड़ाई हम नहीं लड़ना चाहते, बस हम ये चाहते हैं कि सड़कों का निर्माण हो जाए। ये जो जाम लग रहा है, ये जाम सही ठीक हो जाए। सड़कें अगर साइड से थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएगी, यहाँ जो डिग्री कॉलेज स्कूल सब खुले पड़े हैं, बच्चे यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब जैसे कि हमारे पूर्व विधायक नारायण पाल जी ने कहा है कि ये अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ बैठे देखे, स्कूटी लेके जा रहे थे 2 बंदे, 2 बच्चे जा रहे थे, स्कूल के थे, वो दोनों वहाँ पे गिर गए। उसके ऊपर से अगर डंपर ट्रक अगर चली जाएगी और वो ख़त्म हो जाएंगे तो हम ये इसका विरोध नहीं करेंगे क्या? रुड़की में नेशनल हाईवे 58 पर बाईपास निर्माण का काम चल रहा है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के पुरकाजी से ओवरलोड होकर आ रहे मिट्टी से भरे डंपर रुकने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि कई बार इस सिलसिले में संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी गई है। वहीं सभी ओवरलोडेड डंपर मंगलौर कोतवाली के सामने से गुजर रहे हैं और कोतवाली के बराबर में सीओ ऑफिस भी है, लेकिन इन ओवरलोडेड डंपरों पर कोई भी अधिकारी लगाम नहीं लगा पा रहा। वहीं ये डंपर कई गांव वालों को अपनी चपेट में ले चुके हैं और कई लोगों की जान भी जा चुकी है। फिलहाल रुड़की के एसडीएम पूरन सिंह राणा ने आश्वासन दिया है कि जल्द ऐसे डंपरों पर एक्शन लेंगे और जो क्षमता से अधिक मिट्टी ला रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी।
मैसेज है सभी स्टाफ को, माइनिंग को भी और तहसील को भी और पुलिस को भी, कि कहीं पे भी अगर इलीगल माइनिंग होती है तो उसमें इमीडिएटली और प्रॉपर्ली कार्रवाई करें। और अभी 2 दिन पहले भी 2 जेसीबी मशीन और कुछ डंपर सीज किए गए हैं और ये मैटर आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, तो इसको इमीडिएटली चेक करवाया जाएगा और अकॉर्डिंग टू लॉ इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर यूपी से भी कुछ बड़ी सर कार्रवाई नहीं, देखिए दोनों चीज़ें चेक की जाएगी। एक तो अगर इलीगल रूप से मिट्टी का परिवहन किया जा रहा है उसको भी चेक किया जाएगा और ओवरलोडिंग के लिए ARTO प्लस पुलिस के साथ जॉइंट टीम बनाकर जॉइंट रूप से उसको चेक किया जाएगा, ताकि क्योंकि ओवरलोडिंग में कई सारे एक्सीडेंट भी सामने हो रहे हैं और हमारा रोड इत्यादि भी क्षतिग्रस्त हो रहा है, तो इसको प्रॉपर चेक करवा के एक टीम के रूप में कार्रवाई की जाएगी। की जाए तो ASDM से बात भी की है, उनका कहना है कि इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी, पर कार्रवाई कब की जाएगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सभी अधिकारी आश्वासन तो देते हैं पर खुलेआम यहाँ पर अवैध खनन से भरे ओवरलोड डंपर लगातार जारी हैं, पर इन पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी लगाम लगाने को तैयार नहीं। हालांकि कई बार यहाँ पर कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, इन डंपरों में कुचलकर कई मासूम लोगों की जानें भी जा चुकी है, पर अधिकारी इस बात को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं और ना ही वो अगर बात की जाए तो इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी आखिरकार कब तक इन लोगों पर कोई असर पड़ता है, इन पर कोई कार्रवाई होती है, ये बड़ी अभी सोचने वाली बात होगी। और एक तरह से अगर इन पर कार्रवाई होती है तो बहुत अच्छी सफलता जो है पुलिस प्रशासन के लिए भी होगी, क्योंकि यहाँ पर मौत को एक तरह से दावत देते ये डंपर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। मैं अरशद हुसैन, प्राइम न्यूज़, रुड़की। लालकुआं की SDM ने संग्रह अमीनों की बैठक बुलाकर वसूली अभियान की समीक्षा की है। इस बीच SDM ने सख्त निर्देश भी दिए हैं कि राजस्व के बकायेदारों से वसूली में और भी तेजी लाई जाए। वहीं अपने कार्यालय पर पत्रकारों से उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने कहा कि बकायेदारों पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है और उन्होंने साफ निर्देश दे दिए हैं कि जो बड़े बकायेदार हैं अगर वो समय पर वसूली का बकाया जमा नहीं करते हैं तो उन पर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही आरोपियों को सजा देने की बात भी कही गई है। जानकारी के मुताबिक विभाग ने 7 लाख की राजस्व वसूली की है। फिलहाल उप जिलाधिकारी के कड़े रवैये के बाद बकायेदारों में हड़कंप मच चुका है। वर्तमान में हमारे द्वारा एक इसमें बैठक की गई है तहसीलदार और तहसील के अमीनों के साथ, जिसमें इन लोगों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वसूली में गति तेज करें। इसके क्रम में इन लोगों ने अभियान चलाया हुआ है, जिसमें अभी हमने 3 बाकीदार बंद किए हैं और लगभग 7 लाख की लगभग वसूली भी हमारी हुई है, कुर्की भी करी है और जितने भी बड़े बकायेदार हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद अब राज्य में जगह जगह रोड बाधित हो चुके हैं। इस बीच जोशीमठ में 16 किलोमीटर का औली मोटर मार्ग बर्फबारी और पाला पड़ने की वजह से जगह जगह पर बाधित है। वहीं सुनील गांव से ऊपर जाने वाली सड़क पर पाले के चलते वाहनों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। मौसम खराब होने के चलते सिर्फ जिप्सी ही चल पा रही है। वहीं पर्यटकों को पैदल ही लगभग आधी दूरी तय करके औली पहुंचना पड़ता है। इस बीच PWD का छोटा रोबो औली मोटर मार्ग पर बर्फ और पाला हटाने के लिए रवाना हो चुका है। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।